हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। ये जो है दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, सामान्य अध्ययन टेस्ट 6, टेस्ट 5 हम देख चुके हैं। इसके बाद जो है टेलीग्राम में विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस दोनों की टेस्ट सीरीज जो 1, 2, 3, 4 ये सब मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, वो टेस्ट लगा सकते हैं आप। और अगर यदि कमेंट कीजिएगा उसका भी वीडियो यदि सॉल्यूशन सहित व्याख्या सहित अपलोड करूं तो कमेंट कीजिएगा, वो भी कर दूंगा। ठीक है, इसकी जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक क्या है टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम में, लेकिन इसकी व्याख्या किया गया नहीं है। इसकी व्याख्या कर दिया जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। और क्या कीजिए, इसमें आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर यूपीएससी की प्री प्लस मेंस की क्वेश्चन, एनसीईआरटी की वीडियोज और टॉपर्स कॉपी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये रहा आज की फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेक्रेटेरियस ए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT द्वारा चित्रित किया जाने वाला पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ये क्या है, सेक्रेटेरियस ए स्टार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT द्वारा चित्रित किया जाने वाला पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। नहीं, इससे पहले 2019 में ये किया जा चुका है, इसलिए पहला नहीं है। EHT ने सेक्रेटेरियस ए की छवि बनाने के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री तकनीकी का इस्तेमाल किया। ये सही है। ठीक है, EHT ने जो सेक्रेटेरियस ए की छवि बनाने के लिए जो वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री की तकनीक का क्या इस्तेमाल किया, इसलिए जो इसकी जो है कथन नंबर 2 क्या है, सही है। कथन 1 सही नहीं है। तो इसकी अगर यदि हम व्याख्या देखना चाहें, या तो यहाँ पे देख लीजिए केवल और केवल एक, यानी कि बी नंबर, इसकी व्याख्या देखें। वर्ष 2020 में एंड्रिया गेज और रेनहार्ड जेंजेल को यह प्रदर्शित करने के लिए कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मिल्की वे के केंद्र में एक अत्यंत भारी अदृश्य वस्तु मौजूद है जो द्रव्यमान को अपनी ओर खींचती है और उन्हें अत्यधिक गति प्रदान करती है। इसे सेक्रेटेरियस ए स्टार संक्षेप में SGR-A स्टार के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र को सौर द्रव्यमान के लगभग 4 मिलियन गुना के सुपर मैसिव ब्लैक होल की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। आगे देखें, EHT केवल एक दूरबीन नहीं, इसमें विश्व के 8 शक्तिशाली टेलीस्कोप दूरबीनों का एक संघ शामिल है जो एक साथ एक विशाल आंख का निर्माण करते हैं। इस विशाल आंख से शोधकर्ताओं ने सेक्रेटेरियस ए को देखा जो पृथ्वी से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये देख सकते हैं कितना है, 27,000 वर्ष प्रकाश दूर है। हालांकि तकनीक बहुत अलग थी, क्योंकि यह एक दूरबीन के बजाय दूरबीनों के नेटवर्क का उपयोग करती है। इसे वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री कहा जाता है, अतः कथन 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस तकनीक का उपयोग करते हुए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप सहयोग ने वर्ष 2019 में M87 स्टार नामक एक क्षेत्र की छवि बनाई जो आकाशगंगा मेसियर 87 के केंद्र में स्थित ब्लैक होल है। देख सकते हैं इससे पहले क्या है, 2019 में ये M87 स्टार नामक एक छवि बनाई थी जो आकाशगंगा मेसियर 87 के केंद्र में स्थित ब्लैक होल है। इसलिए कथन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कथन नंबर 1 में जो दिया हुआ है उसमें क्या था कि यह पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। नहीं, ये पहला नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2019 में देखा जा चुका है।
इस प्रकार ये क्या हो गया हम लोग का कथन 1 गलत हो गया और कथन 2 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टोमेटो फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोमेटो फ्लू के संदर्भ में, या केवल छोटे बच्चों में होता है? नहीं, या जो बीमार है या फिर रोग बोलेंगे वो क्या है, केवल छोटे बच्चों में नहीं होता है। वैसे वयस्क व्यक्ति जिसकी प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा जो होता है, एंटीबायोटिक जो होता है वो कमज़ोर होता है, उसमें भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कथन 1 गलत हो गया। इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है, ये सही है। इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें तो यह रहा। टोमेटो फ्लू यह एक आत्मसीमित बीमारी है जिसकी अर्थ है कि यह स्वतः या अपने आप ठीक हो जाती है और इसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है क्योंकि लाल और दर्दनाक फफोले जो रोगी के शरीर पर आ जाते हैं धीरे धीरे बढ़कर टमाटर के आकार के हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, टमाटर के आकार की लाल हो जाता है, इसलिए इसको टोमेटो फ्लू कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से 1 से 10 वर्ष के आयु के छोटे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले वयस्कों को प्रभावित करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। किस लिए सही नहीं है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जिसकी प्रतिरक्षा क्षमता होती है या प्रतिरक्षा कमजोर होते हैं, वैसे वयस्क व्यक्ति को भी ये बीमार प्रभावित कर सकता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये सब लक्षण क्या क्या है आप देख सकते हैं, त्वचा में जलन, ठीक है, चकत्ते, थकावट और थकान, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब तक इस बीमारी के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही हो गया। इसका कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जीव प्रजनन की विधि, जीव और जीव में जो प्रजनन होता है उसका विधि देखना है। कवक में बीजाणु समासंग, ये सही है। कवक में क्या होता है, जो कवक में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार होता है, बीजाणु समासंग द्वारा होता है, तो ये क्या है, सही है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है, ये क्या आप 10th क्लास में पढ़ सकते हैं, 10th क्लास की, ठीक है, बायो में पढ़ सकते हैं। फ्लैट वर्म पुनर्जनन ये भी सही है। अमीबा द्विखंडन, ये दोनों तो आप विशेष रूप से 10th क्लास में पाएंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कथन 1 और 3 के लिए, और 2 और 4 जो है 10th क्लास में आराम से मिल जाता है। तो इसमें क्या है, सभी के सभी सही है, तो इसका सभी चारों युग। अगर व्याख्या देखना चाहें तो प्रजनन लैंगिक जिसमें 2 माता पिता, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं जी डायरेक्ट। ये देख लीजिए इसमें क्या दिया है, बीजाणु समासंग कवक में बीजाणु नमी, तापमान और भोजन की उपलब्धता की उपयुक्त परिस्थिति, तो पुनर्जनन, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। द्विखंडन क्या होता है उसके बारे में दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं विभिन्न जीवों द्वारा अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियां हैं। कवक, यहाँ पे देख सकते हैं, कवक में बीजाणु समासंग, इसलिए कथन 1। ईस्ट में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में मुकुलन होता है, देख सकते हैं, इसलिए युग्म 2 भी क्या हो गया, सही हो गया। प्लेटवर्म या प्लेनेरिया पुनर्जनन, 9th क्लास में ये मिल जाएगा, 9th क्लास की साइंस बुक में, ठीक है, बायो में। फिलामेंट्स सेवल पुनर्जनन, मॉस पुनर्जनन, अमीबा द्विखंडन, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, सबका सब सही है। तो आप क्या करिएगा, इसमें एनसीईआरटी भी हो रही है, वो भी आप देखिएगा, ठीक है। जल्दी क्या होगा, साइंस का भी आएगा, अभी हिस्ट्री चल रहा है और साथ में पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम लोग। लंगिया वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंगिया वायरस, ठीक है, उससे के संबंध में विचार करना है। यह विषाणु की उसी फैमिली से संबंधित है जो घातक जीका विषाणु से संबंधित है। नहीं, ये क्या है, उसी फैमिली से संबंधित नहीं है जिसमें क्या है, घातक जीका विषाणु संबंधित है। लंगिया वायरस से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाई या टीके उपलब्ध नहीं है, एकदम सही है।
जो लंगिया वायरस से पीड़ित होता है उस व्यक्ति के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवा या टीका नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो होगा सही आंसर वो केवल और केवल 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या इसका देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, बी नंबर दिया है, ठीक है। लंगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से इंसान में फैल सकता है। लंगिया जीनस हेनिपा वायरस का हिस्सा है। लंगिया क्या है? लंगिया जीनस जो है हेनिपा वायरस का हिस्सा है जिसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम एक नकारात्मक अभिविन्यास के साथ होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। लंगिया वायरस का पहला मामला वर्ष 2019 में सामने आया था। कब आया था? 2019 में सामने आया था। पहले खोजे गए हेनिपा वायरस प्रकार के अन्य वायरस मोंजियांग, घनियन, सीडर, निपाह और हेंड्रा है। इनमें से निपाह और हेंड्रा को मनुष्यों में घातक बीमारियों का कारण माना जाता है। अतः लंगिया विषाणु की उसी फैमिली से संबंधित है जिससे घातक निपाह वायरस संबंधित है, जो आमतौर पर चमगादड़ों में पाया जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है, ठीक है। कथन एक क्या हो गया? सही नहीं हो गया। नेक्स्ट देखें हम, इसका लक्षण क्या है? बुखार, थकान, खांसी, ठीक है, जी मिचलाना, सिर दर्द, भूख, इस प्रकार। उपचार मनुष्य के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाई या टीके उपलब्ध नहीं है, इसलिए कथन 2 क्या हो गया? सही हो गया। आगे बढ़े हम, ये सर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य पालन क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है। मत्स्य पालन क्षेत्र को क्या है? सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? आर्थिक लाभ होता है, ठीक है। आर्थिक लाभ क्या होता है? अधिक मात्रा में भारत में होता है, कम टाइम में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है। एकदम सही है। हेरमोन मछली की एक हाइब्रिड प्रजाति है जो तिलापिया से उत्पन्न हुई है। तो ये भी सही है। हेरमोन मछली क्या है? एक हाइब्रिड प्रजाति है, मछली की एक हाइब्रिड प्रजाति है जो क्या है? तिलापिया से उत्पन्न हुई है। हेरमोन मछली अपने उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। तो ये भी सही है। तो ये क्या है? हेरमोन मछली अपने उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। नहीं, ये क्या है? गलत है। इसको क्या है? उच्च तापमान के लिए नहीं जाना जाता है। क्या है? कम तापमान के लिए जाना जाता है। जो हेरमोन मछली है क्या है? कम तापमान के लिए, ठीक है, उच्च प्रतिरोध कम तापमान के लिए जानी जाती है। तो 1 और 2 क्या हो गया? सही हो गया। तो कथन 3 गलत हो गया। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नंबर। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र मत्स्य पालन प्राथमिक उत्पादक क्रियाकलापों में से सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में से एक है। क्या है? सबसे तेजी से बढ़ता है। देश के आर्थिक और समग्र विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है, इसलिए कथन 1 क्या है? सही है। देख लीजिए, यह देश के 28 मिलियन मछुआरा समुदाय के लिए आजीविका का स्रोत है और 14.5 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का स्रोत है। इसको जो है प्रधानमंत्री क्या है? PMMSY योजना में मई 2020 में शुरू किया था। ये हाल फिलहाल में भी क्या था? न्यूज में चर्चा में था, ठीक है। यह योजना वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की लक्ष्य रखती है। तो ये देख लीजिएगा आप। आगे बढ़े हम, तिलापिया मछली। तो ये सब देख लीजिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, हेरमोन तिलापिया के 2 चयनित उपभेदों जिसका नाम ओरियोक्रोमिस निलोटिक्स नर और ओरियोक्रोमिस ओरियस मादा का एक हाइब्रिड है। अतः कथन 2 सही है। क्या है? हाइब्रिड मछली का प्रकार है, इसलिए सही हो गया। हेरमोन को कुछ विशेषताओं जैसे उच्च वृद्धि दर, क्या है? इसका वृद्धि दर क्या है? उच्च है, अधिक वृद्धि। उसमें दिया क्या है? उच्च तापमान, तो उच्च तापमान नहीं होता, उच्च वृद्धि दर होता है। कम तापमान का प्रतिरोध, कम तापमान होना चाहिए। कम तापमान का प्रतिरोध, हल्के आकर्षक रंग के लिए जाना जाता है, इसलिए कथन 3 क्या हो गया? गलत हो गया। कथन 3 गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या था हम लोग का?
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खबरों में रहा अल्फा फोल्ड है। हाल ही में खबरों में रहा अल्फा फोल्ड है। तो हाल ही में ये क्या था, खबर में था, एक रेडियोधर्मी कण जिसका उपयोग परमाणु विखंडन अभिक्रिया में किया जा सकता है। नहीं, इसका नहीं है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संचार संरचना क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण। तो ये है। ठीक है, हाल ही में जो चर्चा में था अल्फा फोल्ड, तो क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण। क्या है, भविष्यवाणी उपकरण है। इसकी व्याख्या देखें हम 6 नंबर। अल्फा फोल्ड यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है, अतः विकल्प बी सही है। क्या है, विकल्प बी सही है। ये सर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा। हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के एक जीव में समलक्षणी फिनोटाइप परिवर्तन लाने के लिए आनुवंशिकी परिवर्तन करने पर विचार करती है। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। नहीं, क्या है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक जीव में समलक्षणी यानी कि फिनोटाइप परिवर्तन लाने के लिए आनुवंशिकी परिवर्तन करने पर विचार करती है। तो ये क्या है, सही है। दूसरा कथन देखें, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग के अंतर्गत खुले वातावरण में सूक्ष्म जीवों का विकास शामिल है। नहीं, सूक्ष्म जीवों का विकास शामिल नहीं है, इसलिए एक कथन 2 जो है गलत हो गया। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में कौन सा सही है, तो केवल और केवल एक, यानी कि ए नंबर। ठीक है, व्याख्या देखें इसकी 7 नंबर। ये रहा हम लोग का। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से हम देखते हैं आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की निम्न 2 प्रमुख तकनीक है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग इस तकनीक द्वारा आनुवंशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषी जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं, अतः कथन 1 सही है। आगे देखें, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीवों से संदूषित रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। क्या है, कथन 2 सही नहीं होगी। तो इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर था वो हम लोग क्या देखें, कथन 2 सही नहीं है, कथन 1, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट देखें 8 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शैवाल के प्रकार और प्रजनन की विधि। शैवाल है और इसमें प्रजनन करने की विधि क्या है। इलोथ्रिक्स समयुग्मिकी, ये सही है। इलोथ्रिक्स में क्या होता है, समयुग्मिकी होता है। यूडोरिना विषम युग्मिकी, नहीं, इसमें विषम युग्मिकी नहीं होता है। फेउक्स इसमें क्या होता है, फेउक्स आसम युग्मक। यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कितने युग्म सही है, उपयुक्त में से कितने युग्म सही है बोल रहा है। तो यहाँ पे केवल एक है। ठीक है, कथन मतलब फर्स्ट वाला क्या है, सही है, इसलिए केवल और केवल एक युग्म सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये केवल हम लोग का सही युग्म है। इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें 8 नंबर का, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बी। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल लैक्टिक सोपेशी मुख्यतः जलीय अल्वनीय। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए क्या है, समयुग्मी। ठीक है, ऐसे जनन को समयुग्मी कहते हैं, अतः ये युग्म कशिका युक्त। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, फ्लैजिला विहीन, लेकिन इसका क्या है, ऊपर से पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कथन
युग्म 2 क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखें विषम युग्म की। विषम युग्म की क्या है, लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसा वोल्वॉक्स, फायूक्स। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है, युग्म 3 भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो केवल क्या है, युग्म 1 जो है सही सुमेलित है। ठीक है, इसलिए इसका बी नंबर जो केवल 1 था वो सही हो गया। हम इसका 9 नंबर देखते हैं। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन के सवालिय घटक को कवकांश या माइको माइकोक्वायटन कहते हैं। नहीं, लाइकेन जो होता है ये क्या आता है, सवाल और कवकदनों का मिल के उसके रहने योग्य जो ये होता है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। तो अलग अलग होता है। देख लीजिए, सवाल के लिए क्या होता है, सवाल के लिए माइकोक्वांट होता है और कवक के लिए क्वासेंस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर माइकोवायंट। ठीक है, माइकोवायंट में पोषण का एक विषमपोषी तरीका होता है, तो सही है। माइकोवायंट में क्या होता है, पोषण का एक विषमपोषी तरीका होता है। लाइकेन की अनुपस्थिति इंगित करती है कि क्षेत्र प्रदूषित है। तो लाइकेन क्या होता है, जहाँ पे प्रदूषित होता है वहाँ उस जगह पे क्या होता है, लाइकेन अनुपस्थित रहता है, वहाँ पे नहीं रहता। तो जहाँ लाइकेन रहता है वहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। तो इस प्रकार ये भी सही है, यानी कि कथन 2 और 3 क्या है, सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। 9 नंबर ये रहा, लाइकेन शैवाल तथा कवक की सहजीवी सहवास। देख लीजिए, शैवाल तथा कवक की क्या है, सहजीवी सहवास, जहाँ दोनों साथ रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश, देख लीजिए, शैवाल का घटक को शैवालांश और कवक का घटक को माइकोवायंट। ठीक है, माइकोवायंट या फिर कवकांश कहते हैं। इसलिए क्या है, कथन 1 जो है सही नहीं है। आगे देखें हम फाइकोबियट्स के पास पोषण का एक स्वपोषी तरीका होता है, जबकि माइकोबायोट्स में पोषण का विषमपोषी तरीका होता है। अतः कथन 2 सही है। ठीक है, क्या होता है, इसमें विषमपोषी पोषण होता है, इसलिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक है, वे प्रदूषण क्षेत्रों में नहीं उगते। तो प्रदूषण क्षेत्र में ये नहीं होता है, इसलिए ठीक है, कथन 3 भी क्या है, सही हो गया हम लोग का। अभी हम 10 नंबर देखते हैं। बीटी टॉक्सिन जिसे फसलों के कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विदों द्वारा प्रयोग किया जाता है, को प्राप्त किया जाता है। तो फफूंद, प्रोटोजोआ, सवाल, जीवाणु। तो इसको क्या है, जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। किसे, जीवाणु से। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। बीटी टॉक्सिन बैसिलस थुरिगिनेसिस बीटी फोरसोट नामक जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, विकल्प डी सही। बाकी आप ये देख लीजिए, ये व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आप देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। प्लाज्मिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सभी जीवों में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ये नहीं है, ये क्या है, वे सभी जीवों में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है। वे इनसे जुड़े डीएनए के टुकड़े को स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, प्लाज्मिड क्या करते हैं, जो इनसे जुड़े होते हैं उसको क्या करता है, डीएनए के टुकड़े को स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, एक उत्प्रेरक के रूप में। इसलिए ये क्या है, सही है। तो कथन 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल 2। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं 11 नंबर।
प्लाज्मिड स्वायत्त रूप से उन सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की प्रकृति तैयार कर रहे होते हैं जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। प्लाज्मिड डीएनए से जुड़े डीएनए के टुकड़े को स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है। देख लीजिए, वेक्टर के रूप में कार्य करता है बोल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कथन दो जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम ने महिलाओं की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। ये सही है। क्या है, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ महिलाओं ने, उसमें क्या किए, लॉन बॉल्स में क्या किए, पहली स्वर्ण पदक जीता, तो इसलिए ये क्या है, सही है। लॉन बॉल्स खेल लॉन टेनिस का एक प्रकार है, नहीं, लॉन बॉल खेल क्या है, लॉन टेनिस का एक प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कथन नंबर एक सही हो गया, कथन दो गलत हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारतीय महिला टीम ने महिलाओं में लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, इसलिए कथन एक सही हो गया। लॉन बॉल को अक्सर 10 पिन बॉलिंग और कर्लिंग के शीतकालीन खेल का मिश्रण माना जाता है। तो देख सकते हैं लॉन बॉल, ठीक है, लॉन बॉल को अक्सर क्या माना जाता है, 10 पिन बॉलिंग और कर्लिंग। ठीक है, 10 पिन बॉलिंग और कर्लिंग के शीतकालीन खेल का मिश्रण माना जाता है, इसलिए क्या हो गया, कथन दो गलत हो गया। ठीक है, 12 नंबर तक देखें हम। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर। तो ये रहा हम लोग का 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी में आंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त कौन सा यूज नहीं होता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में, वो बताना है। जीन कोलिंग, देख लीजिए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक तो जीन तो होगा ही होगा। रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपरेशन, डीएनए बनाने प्रिपरेशन, तो ये भी होगा। जीन का स्थानांतरण भी होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट, ये नहीं होगा। ठीक है, आनुवंशिक में फिंगरप्रिंट, तो डीएनए फिंगरप्रिंट, तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा नहीं होगा, डी नंबर। अगर व्याख्या देखना चाहें तो 13 नंबर, ये रहा इसकी व्याख्या। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट एक आणविक उपकरण है जो किसी को डीएनए में विशिष्टता का विश्लेषण करने और पहले से मौजूद संदर्भ डीएनए के साथ इसकी तुलना करने की अनुमति देता है। यह कोई आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया नहीं है क्योंकि इस पद्धति में डीएनए का कोई भी हिस्सा संपादित नहीं होता, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, तो विकल्प डी क्या हो गया, सही हो गया। हम देखते हैं, अब क्या देखते हैं 14 नंबर। हंगर स्टोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है। यह असामान्य भूवैज्ञानिक चीहक है जो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बी नंबर, ये पत्थर 15वीं से 19वीं शताब्दी तक जर्मनी और अन्य जर्मन बस्तियों की नदियों में समाये हुए थे। तो ये तो सही है। ठीक है, ये आमतौर पर मध्य यूरोप में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ये जल के अभाव और भोजन की उपलब्धता के बीच संबंध का संकेत है। ये क्या है, जल के अभाव और भोजन की उपलब्धता के बीच संबंध का संकेत है। तो अभी क्या हो रहा था, यूरोप में सूखा पड़ा था हाल फिलहाल में, तो ये क्या है, ये जो चट्टान है हंगर स्टोन, सो क्या है, ऊपर आ गए थे, तो इससे ये करंट में था। तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, गलत है। फर्स्ट नंबर इससे रिलेटेड नहीं है, तो ए नंबर जो है गलत हो गया। अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं हम लोग। हंगर स्टोन्स, हाल ही में यूरोप भयानक सूखे से ग्रस्त हुआ था, इसलिए वहाँ की नदियाँ सूख गई और हंगर स्टोन्स तल से ऊपर उदित हुए, यानी ऊपर दिखाई देने लगे। ठीक है, हंगर स्टोन मध्य यूरोप में सामान्य हाइड्रोलॉजिकल मार्कर है। वे आज की पीढ़ी को पूर्व में हुई भीषण जल की कमी, जो पूर्व में भीषण मतलब जल की कमी हुई थी, उसकी याद दिलाते हैं, अतः विकल्प ए
विकल्प ए सही है। क्या है? विकल्प ए सही है। ये अब बाकी सब क्या पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 14 का देखें क्या है, विकल्प ए हो गया, ठीक है। 15 देखते हैं। पेनिनसुलर रॉक अगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेनिनसुलर, ठीक है, यह एक प्रकार की उद्यमान छिपकली है जिसकी दक्षिण भारत में प्रबल उपस्थिति है। सही है, ठीक है। पेनिनसुलर रॉक क्या है? पेनिनसुलर रॉक के बारे में, यह एक प्रकार की उद्यान छिपकली है जिसकी दक्षिण भारत में प्रबल उपस्थिति है। सही है। इसे IUCN रेड लिस्ट में कम चिंतनीय IUCN रेड लिस्ट में कम चिंतनीय यानी चिंता के विषय उतना नहीं श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये भी सही है, दोनों कथन इसका सही है, ठीक है। इसलिए सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसका अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, या तो ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए। इसे IUCN रेड लिस्ट में कम चिंतनीय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। था कथन 2 क्या है? सही है, ठीक है। कथन 1 यहाँ पे देख सकते हैं, पेनिनसुलर रॉक अगम वैज्ञानिक नाम सोमोफिलस डोर्सलिस एक प्रकार की उद्यान छिपकली है जिसकी उपस्थिति दक्षिण भारत में मुख्य रूप से देखी जा सकती है। इस छिपकली का आकार अपेक्षाकृत रूप से बड़ा है जो नारंगी और काले रंग की होती है। अतः कथन 1 क्या है? सही है। तो दोनों कथन इसका क्या हो गया? सही हो गया। बाकी आप इसकी पूरा देख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर और आज की ये लास्ट, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंजाइम और कोशिका के प्रकार। एंजाइम लाइसोजाइम पौधा, तो लाइसोजाइम क्या है? पौधा में बोल रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है। काइटिनेज कवक में। सेलुलोज क्या है? जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज क्या है? जीवाणु में पाया जाता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 16 का यहाँ पे कितना युग्म बोल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं युग्म दिया है, तो आंसर क्या है? बी केवल एक युग्म जो है क्या है? सही है, केवल एक युग्म, ठीक है। कौन सा? सेलुलोज जीवाणु में पाया जाता है। तो इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें हम, तो किसी भी पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए प्रोटीन और अन्य माइक्रो मोलिक्यूल्स जैसी अशुद्धियाँ से मुक्त DNA का शुद्धतम रूप में होना आवश्यक है। ये आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु तक लाइसोजाइम यानी जीवाणु, सेलुलोज पादप कोशिका, काइटिनेज कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। अतः विकल्प भी सही है, ठीक है। अब विकल्प भी हम लोग का क्या है? केवल एक युग्म, ठीक है। और जो क्या है? सेलुलोज से जीवाणु। तो ये सही है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज के साथ, या फिर टॉपर्स की वीडियोज के साथ, या NCERT के साथ। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।